फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। क्या आप जानते हैं कि आपके पास जो अधिकार है वो आपको कहाँ से मिला हुआ है? दोस्तों, अधिकार के एक लंबे इतिहास के बारे में हमने जाना कि किस प्रकार से व्यक्ति के अधिकारों का विकास हुआ है। तो आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ के तहत क्लास 11th के चैप्टर सेकंड में भारतीय संविधान में जो भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार मिला हुआ है, इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। खास करके ये भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं यहाँ के नागरिकों को, इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम नोट्स के माध्यम से सर्वप्रथम हम मौलिक अधिकार की परिभाषा और उसके महत्व को जानते हैं, और फिर उसके बाद में हम आर्टिकल्स को भी देखेंगे साथ में, और मौलिक अधिकार में कब कब कौन कौन से संशोधन किए गए, इन चीज़ों के बारे में भी हम समझेंगे। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार जैसे कि नाम से ही हमें प्रतीत होता है कि ये मौलिक है, यानी कि मूलभूत है, यानी व्यक्ति के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार तो सर्वप्रथम जैसे हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में अमेरिका की संविधान से प्रभावित होकर के लिया गया था, और इसका अपना एक लंबा इतिहास है कि मैग्ना कार्टा, फिर उसके बाद में बिल ऑफ राइट्स आया था, फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे शामिल किया गया, और उसके बाद में बहुत सारे देश में जो संविधान का निर्माण हुआ, उन सभी देशों ने अपने अपने देश में अलग अलग प्रकार से जो है अधिकारों की सूची तय की। ठीक उसी प्रकार से भारत में भी मौलिक अधिकार को अपनाया गया था। तो मौलिक अधिकार की अगर हम परिभाषा को देखें तो मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार होते हैं जो प्रत्येक नागरिक को मानव होने के नाते प्रदान किए जाते हैं और जिन्हें संविधान द्वारा संरक्षित किया जाता है। अब अगर इसकी हम दूसरी परिभाषा को देखें तो ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए और गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक हो, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है कि यानी आपका बौद्धिक विकास हो सके, सामाजिक आर्थिक रूप से आप सक्षम हो सके, आप पूर्ण रूप से एक विकसित मानव के रूप में आपकी पहचान हो, आपका अपना गरिमा हो, आपका अपना रेपुटेशन जो है वो सुरक्षित रहे, आप अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सके। तो इसी को गरिमामय जीवन कहा गया है। और सर्वांगीण विकास यानी कि आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक विभिन्न तरीकों से बौद्धिक रूप से आप सक्षम हो सके, आप उन्नत कर सके, तो इसी को सर्वांगीण विकास के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आप अपने एग्जाम में इस परिभाषा को लिख सकते हैं, और अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरा ही नंबर दिया जाएगा। ये अच्छा परिभाषा है। अब अगर हम मौलिक अधिकार के महत्व को देखें तो मौलिक अधिकार का जो महत्व है वो यह व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, समानता की स्थापना करता है, न्याय प्राप्ति का साधन है और लोकतंत्र की सुरक्षा भी है। दोस्तों, जैसे कि अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की बात करें तो मौलिक अधिकार के तहत जो है अभिव्यक्ति का अधिकार है, लोगों को विचार का अधिकार है, धर्म आदि की स्वतंत्रता जो है सुनिश्चित किया गया है मौलिक अधिकार के माध्यम से। समानता की स्थापना की अगर हम बात करें तो सभी नागरिक को कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है, और न्याय प्राप्ति के साधन के रूप में अगर हम मौलिक अधिकार को देखें तो यदि अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है मौलिक अधिकार के तहत। लोकतंत्र की सुरक्षा के रूप में अगर देखें तो नागरिकों को सशक्त बनाकर लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत करने का यह एक साधन है। दोस्तों, अब हम देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का क्या प्रावधान है। जब हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के प्रावधान की बात करते हैं तो जरा हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को जो अपनाया गया, इसका क्या इतिहास रहा है, इन चीज़ों को भी हम देखते हैं। दोस्तों, जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था उस समय से ही मौलिक अधिकार का यहाँ डिमांड किया जा रहा था भारतीयों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा व्यापक पैमाने पे लोगों के अधिकार का हनन किया जा रहा था उस समय में। तो सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट जो है 19 नेहरू समिति का गठन होता है। मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, और 1928 में इन्होंने सिफारिश किया था कि मौलिक अधिकार जैसे अधिकार जो है भारतीय लोगों को प्रदान किया जाए। इसके बाद में 1931 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, और इस कराची अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मौलिक अधिकार को अपनी मांग के रूप में आधिकारिक रूप से जो है मान्यता प्रदान किया। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें औपनिवेशिक काल के दौरान रही। फिर उसके बाद में
अगर हम देखें जब भारत आज़ाद हुआ और भारत में संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया जा रहा था, तो संविधान सभा ने मौलिक अधिकार की मांग को काफ़ी गंभीरता से लिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मौलिक अधिकार समिति का गठन किया गया। संविधान सभा में विभिन्न मसलों पे अलग-अलग समितियों का गठन किया गया था। ठीक उसी प्रकार से मौलिक अधिकार को लेकर के भी एक समिति का गठन किया गया और जिसके अध्यक्ष उस समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। तो इन्होंने इस समिति का जो सिफारिश रहा उस समय पे इसी अकॉर्डिंग जो है मौलिक अधिकार को सूचीबद्ध किया गया और भारतीय संविधान के भाग 3 में आप याद रखेंगे ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। पहले मौलिक अधिकार की संख्या 7 हुआ करती थी, परंतु वर्तमान समय में मौलिक अधिकार 6 है। अब अभी 6 है, परंतु पहले जो है 7 हुआ करती थी और एक जो कि 44वें संविधान संशोधन को आप याद रखेंगे 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके माध्यम से जो व्यक्ति के संपत्ति के जो अधिकार थे उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके अनुच्छेद 300A के तहत जो है वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। दोस्तों ये आर्टिकल आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति के जो मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो था, इसको निकाल करके वर्तमान समय में इसे एक लीगल राइट के रूप में जो है संविधान के अनुच्छेद 300A में जो है शामिल किया गया है। वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। तो दोस्तों आइए अब हम विभिन्न जो मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, इनकी चर्चा करते हैं और इसको देखते हैं कि क्या-क्या मौलिक अधिकार दिया गया है। सर्वप्रथम तो हम समता के अधिकार की बात करेंगे। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक जो है समता के अधिकार का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में, जिसमें कि सर्वप्रथम जो देखें तो समता के अधिकार से अगर तात्पर्य, समता से आप सब जानते हैं कि इक्वलिटी यानी कि सभी को समानता दी गई है, समानता प्रदान की गई है समता के अधिकार के तहत, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक किया गया है। और समानता किस प्रकार से प्रदान किया गया, अगर हम इस चीज़ की बात करें तो सर्वप्रथम जो चीज़ें हैं कि रूल ऑफ लॉ है, सभी लोग जो हैं वो कानून के समक्ष समान है। कानून के समक्ष समानता प्रदान किया गया है आर्टिकल 14 के माध्यम से और कानून का समान संरक्षण सबको दिया गया है, यानी कि कानूनी रूप से जो कानून का जो निर्माण किया जाता है, जिस प्रकार से कानून आपके ऊपर में किसी एक व्यक्ति के ऊपर में लागू होता है, पूरे समाज के रूप में समान रूप से उसे लागू किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के साथ में कानून को लागू करने के लिए भेदभाव नहीं किए जाते हैं कि आप अमीर है तो आपके लिए अलग कानून होगा, आप गरीब हैं तो आपके लिए अलग कानून होगा, आप फलाने कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए अलग कानून होगा, आप फलाने कास्ट से बिलोंग करते हैं आपके लिए अलग कानून होगा, ऐसी चीज़ें नहीं है। यानी भारतीय संविधान के अनुसार जो भी कानून बनाए जाते हैं संसद या विधानसभा के द्वारा, वो सभी कानून जो है सभी व्यक्ति के ऊपर में समान रूप से लागू किए जाते हैं और कानून भी जो है, संविधान भी सबको समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है अपने नियम के अनुसार। इसके बाद में अगर हम देखें जो आर्टिकल 15 है वो क्या कहता है कि धर्म, रिलीजन, मूल वंश, जाति, कास्ट, जेंडर और जन्म स्थान के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि पहले के टाइम में होता था कि लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता था, ऊंच जात के लोग नीच जात के साथ में छुआछूत जैसे बर्ताव करते थे, अलग अलग धर्मों के बीच में विभिन्नताएं थी, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से भेदभाव करते थे कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, आप सिर्फ यही चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे भोज का आयोजन हो रहा है तो जो निचले कास्ट के लोग हैं उनको अलग से बैठा के खिलाया जाता था, तो इस प्रकार की चीज़ें की जाती थी। इन चीज़ों को जो है भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग जो है इसको वर्तमान समय में गैर कानूनी माना जाता है और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है आता है। अब अगर हम देखें तो दुकानों, होटलों और कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की भी समानता दी गई है। पहले के समय में क्या होता था कि जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो लोग निचली जातियों के लोगों को जो है कुएं का पानी नहीं पीने देते थे, उनके लिए अलग से मटका की व्यवस्था होती थी, वो उनके मटका को नहीं छू सकते थे, तालाब पे नहीं जा सकते थे, होटल में उनको चेयर पे नहीं बैठने दिया जाता था, दुकानों में प्रवेश को निषेध कर दिया जाता। तो इस प्रकार की चीज़ों को जो है खत्म कर दी गई है और वर्तमान समय में सभी को समान रूप से जो है अवसर प्रदान किए गए हैं।
इसके बाद में रोज़गार में अवसर की समानता की बात की जाती है, यानी कि जो व्यक्ति को रोज़गार दिया जाएगा, वो इन सभी चीज़ों के ऊपर में भेदभाव नहीं किया जाएगा। रोज़गार के मामले में भी सभी व्यक्ति को समान रूप से माना जाता है। आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि आरक्षण जैसी व्यवस्था जो की गई है, उसके ऊपर में प्रश्न उठता है कि अगर रोज़गार में अवसर की समानता है, तो आरक्षण क्यों दिया गया है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में सकारात्मक कार्रवाई यानी कि अफ़र्मेटिव एक्शन के तहत कुछ प्रावधान किए गए हैं। इस अफ़र्मेटिव एक्शन का जो उद्देश्य होता है कि समाज के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से अन्य लोगों के मुकाबले कमज़ोर हैं, उन तबकों के लिए आर्टिकल 16(4) के अकॉर्डिंग जो है आरक्षण जैसा प्रावधान किया गया है। और भारतीय संविधान में इस चीज़ का वर्णन है कि अनुच्छेद 16(4) में कि सरकार के द्वारा इन तबकों के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था की जा सकती है, ताकि उनको भी समान रूप से जो है समाज में लाया जाए, समानता के स्तर पे लाया जाए। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 16 है, जो कि छुआछूत के अंत से संबंधित है। और उसके बाद में दोस्तों फिर उपाधियों छुआछूत से संबंधित यानी कि अनटचेबिलिटी, जो ऊंची जात के लोग जो नीचे तबके के लोग को टच नहीं करते थे, उनके छुए हुए सामान को नहीं खाते थे, तो इन चीज़ों को भी खत्म कर दिया गया है। यानी कि सभी लोग जो है वर्तमान समय में बराबर माने जाते हैं और छुआछूत की समाप्ति कर दी गई है। इस और समानता के अधिकार के तहत क्या है कि उपाधियों का अंत भी कर दिया गया है, यानी एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो है पहले के समय में जैसे किसी को विशेष उपाधि दी जाती थी, इन उपाधियों को अब खत्म कर दिया गया है। दोस्तों, जो अवार्ड दिए भी जाते हैं, वर्तमान समय में अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन वो जो है एकेडमिक अवार्ड होते हैं, मिलिट्री अवार्ड होते हैं, जिसे नाम के आगे प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से समानता का अधिकार भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 टू 18 जो है लोगों को प्राप्त है। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के अधिकार को, जो कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 टू 22 में परिभाषित है। दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो है आर्टिकल 19 की अगर सर्वप्रथम हम बात करें, तो इसके तहत 19 A B C D E F ऐसे करके ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके बुक में NCERT में क्लास 11th के अकॉर्डिंग इतनी सारी आर्टिकल को मेंशन नहीं किया गया है, परंतु कुछ आर्टिकल्स को आप याद रखेंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। उन चीज़ों को मैं अभी बता दूंगा साथ में, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बात होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की सर्वप्रथम अगर हम बात करें, जो आर्टिकल 19 में है, इसके तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो भाषण और अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है दोस्तों? भाषण और अभिव्यक्ति से तात्पर्य है यानी कि राइट टू फ्री स्पीच, यानी आप कहीं पे स्पीच दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, आप अपने मत को रख सकते हैं। अभिव्यक्ति से तात्पर्य ही होता है कि व्यक्ति का जो अपना मत है उसको अभिव्यक्त करना। आप किसी भी माध्यम के थ्रू अभिव्यक्त कर सकते हैं, जैसे पुस्तक के माध्यम से कर सकते हैं, आप स्पीच के माध्यम से कर सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, आप अखबार के माध्यम से कर सकते हैं, आप गाने के थ्रू कर सकते हैं। तो ये अभिव्यक्ति के माध्यम कहलाते हैं। आप फिल्म के थ्रू कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भारतीय संविधान के अनुसार जो है यहाँ पे लोगों को भाषण और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता भी प्रदान किया गया है। इसके बाद में है शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार लोगों को दिया गया है, यानी कि आप कहीं पे किसी भी मुद्दे पे शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित हो सकते हैं बिना हथियार के, और जमा होकर के आप सभा कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको अधिकार मिला हुआ है। संगठित होने का अधिकार है, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार दिया गया है। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। आप जो प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है उसके अलावा आप भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। भारत में किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता है। अगर हो सकता है कि कहीं अगर कोई ट्राइबल एरिया है, कोई हिली एरिया है, तो वहाँ पे ज़मीन खरीदने की स्वतंत्रता सिर्फ वहाँ के लोकल्स को मिले हुए हैं संरक्षण की दृष्टिकोण से। लेकिन आप कहीं भी जाकर के घूम सकते हैं, रह सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें आपको दी गई है, संविधान के हिसाब से आपको अधिकार प्रदान किया गया है। कोई भी पेशा चुनने और व्यापार करने का अधिकार है, यानी पेशा ऐसा होना चाहिए जो कानूनन पेशा हो। ऐसा नहीं कि अब कहेंगे कि मैं इलीगल काम है, मैं ड्रग्स का धंधा करूँगा, वो भी तो एक पेशा है। इन चीज़ों को भारतीय संविधान में गैर कानूनी माना गया है, इलीगल माना गया है। तो इसलिए पेशा आप वही चुन सकते हैं जो लीगल है, और लीगल रूप में जो भी पेशा है आप सभी प्रकार के पेशा का चयन कर सकते हैं। यह आपका फंडामेंटल राइट है। इसके बाद में अपराधियों
अ, जो लोग हैं अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में भी लोगों को संरक्षण दिया गया है। इसके तहत जो अगर हम देखें तो राइट टू अपराध दोष सिद्ध के संबंध में जो कुछ संरक्षण के संबंध में जो अधिकार मिले हुए हैं, इसमें ये है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार से अधिक बार एक ही अपराध के लिए सजा नहीं दिया जा सकता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जा सकता है। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति है, उसको कोई कानून जब लागू होता है, जिस तिथि से लागू होता है, उससे पहले अगर उसने उस अपराध को किया हुआ है तो उस नए कानून के अकॉर्डिंग उसको दंडित नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ कोई भी अपराधी होता है, उनको कुछ लीगल राइट्स भी मिले हुए हैं कि वो अपना वकील कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को खुद के अगेंस्ट में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के संबंध में भी भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग संरक्षण प्रदान किए गए हैं। इसके बाद में जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी कि अ, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता की बात अगर हम देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो आर्टिकल 21 है, इसके तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 21 को आप याद रखेंगे, यानी कि किसी जितने भी लोग हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जीवन की रक्षा यानी कि और दैहिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो है आत्महत्या को भी इलीगल माना गया है, ये भी आपका अधिकार नहीं है। यानी कि व्यक्ति के जो जीवन है उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य सरकार करती है। जैसे कि आपको कई देख सकते हैं कि कई वेलफेयर पॉलिसी चलाई जाती है सरकार के द्वारा, चाहे वो अन्न के वितरण का हो, लोगों के लिए नई नई स्कीम लाई जाती है ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके और लोगों के जीवन में गुणवत्ता में जो है सुधार आए। तो इस प्रकार से लोगों की जीवन की रक्षा की जाती है और दैहिक स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, वो अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। इन चीज़ों का अधिकार इनको आर्टिकल 21 के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स में मिला हुआ है। इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर में कई बार क्वेश्चन आता है, शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 86 संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जो है इसे जोड़ा गया, आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था इसे, और इसको भी मौलिक अधिकार बनाया गया था, जिसमें कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के आयु के जो स्टूडेंट होंगे इनको फ्री एजुकेशन देने की बात की गई थी सरकार के द्वारा। और ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना गया था कि कोई भी स्टूडेंट अगर 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की उसकी शिक्षा जो है, वो शिक्षा का अधिकार है उसके पास में, और सरकार इस शिक्षा को उपलब्ध कराने का भी कार्य करेंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। 86वां संविधान संशोधन है, 2002 में हुआ था, और इसके तहत आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था इसको। इसके बाद में अभियुक्त और सजा पाए लोगों के अधिकार होते हैं। जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो लोग जिनके ऊपर में आरोप होता है और जो जिन्हें सजा दिया जाता है, उन लोगों के अधिकार होते हैं, यानी कि उनको गिरफ्तारी के समय बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको जानकारी दी जाएगी उसके आरोप के बारे में, उसको नोटिस दिया जाएगा, उसको अपना वकील करने का अधिकार है, उसके परिवार वाले को सूचित किया जाएगा, उसको मारा पीटा नहीं जाएगा, उसको मेडिकल करवाया जाएगा। तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें, अधिकार जो है व्यक्ति को प्रदान होता है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण आर्टिकल को आप देखिए जो न्यायिक सुरक्षा से संबंधित है, आर्टिकल 20 को आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ आइए हम आगे के अगर फंडामेंटल राइट्स को देखें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और 24 के तहत है। शोषण के विरुद्ध जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की अगर हम बात करें तो इसके तहत जो आर्टिकल 23 है, इसमें प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर के बारे में बताया गया है, यानी कि मानव के साथ में दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा और बंधुआ मजदूरी नहीं की जाएगी। यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो खरीद फरोख्त है उसको गैर कानूनी माना गया है, और साथ ही साथ बंधुआ मजदूरी यानी किसी भी व्यक्ति को पकड़ के गुलाम की तरह उससे कार्य करवाना, उसको अपने अंडर में बंधक बना करके रखना, इसको उसको अब उसके द्वारा किए गए मजदूरी के बदले, श्रम के बदले उसको
वेज नहीं देना, उसको पैसा नहीं देना, उसका मजदूरी नहीं उपलब्ध करवाना ही बंधुआ मजदूरी कहलाता है। तो आर्टिकल 23 के तहत जो है इसके ऊपर में रोक लगाया गया है और भारतीय संविधान के तहत ये हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का खरीद फरोख्त नहीं होगा और बंधुआ मजदूरी यानी आप जो कार्य करते हैं उसके बदले आपको वेज मिलने चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, ये आपको फंडामेंटल राइट है। इसके बाद में आर्टिकल 24 के तहत जो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो जोखिम भरे काम वाले जो फैक्ट्रियां होती है, जो इंडस्ट्रीज होती है, उसमें बच्चों को काम करने के ऊपर में रोक लगाया गया है। और इस प्रकार के कार्य अगर करवाए जाते हैं तो इसके लिए जो उस कंपनी का मालिक होगा, जो फैक्ट्री का मालिक होगा, उनके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से शोषण के विरुद्ध अधिकार को आप याद रखेंगे, दो ही आर्टिकल है, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। अब हम आर्टिकल 25 से 38 तक की अगर हम बात करें, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात अगर हम करें तो इसमें याद रखेंगे 4 प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। पहला जो है 25 के तहत, आर्टिकल 25 के तहत, यह है आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ कंसिस्टेंस और प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोग्राम की आज़ादी दी गई। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आस्था में बिलीव कर सकता है, वो प्रार्थना कर सकता है कि जिस धर्म को वो मानता है उस धर्म के अकॉर्डिंग, चाहे आप हिंदुइज्म में है तो आप पूजा कर सकते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन है तो आप चर्च जा सकते हैं, जो मुस्लिम है वो नमाज पढ़ने जा सकते हैं। तो आपका अलग अलग अपना बिलीफ हो सकता है, इस प्रकार की आज़ादी आपको दी गई है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की आज़ादी दी गई है, यानी कि आप जिस धर्म को मानते हैं उससे संबंधित आप प्रबंध कर सकते हैं, यानी कि मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, आप विशेष आयोजन करवा सकते हैं, इन चीज़ों की भी आज़ादी दी गई है। इसके बाद में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि धार्मिक टैक्स, यानी आप जो दान पुण्य करते हैं इसके ऊपर में सरकार के द्वारा टैक्स नहीं लगाया जाता है। ठीक, इसके बाद में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है प्राप्त किया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आप याद रखेंगे आर्टिकल 25 से 38 तक दिया गया है ये। इसके बाद में जो आर्टिकल 29 और 30 है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके तहत अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जैसे कि SC ST कम्युनिटी के लोग हैं और आदिवासी लोग हो सकते हैं, तो इन लोगों की जो लिपि है, जो भाषा है, इनको संरक्षण करने का अधिकार इन्हें प्राप्त है, जिसके लिए कि ये आर्टिकल 30 के तहत जो है अल्पसंख्यक लोग अपना शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकती है। तो इस प्रकार के अधिकार इन्हें संविधान के तहत प्रदान किया गया है और ये इनका फंडामेंटल राइट्स है। अब हम आर्टिकल 32 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और ये भारतीय संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आर्टिकल 32 जो है, यही राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट और इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट की बात करता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के माध्यम से डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। और मौलिक अधिकार में तो आर्टिकल 226 नहीं आता है, परंतु आप यहाँ पे ये याद रखेंगे कि 226 आर्टिकल 226 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, और आर्टिकल 32 के तहत अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इस प्रकार का प्रावधान जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत किया गया है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, हार्ट एंड सोल का संज्ञा दिया था। और ये अधिकार इतना महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि ये वही अधिकार है जो आपको ये अधिकार देता है कि आपके अगर अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो, किसी व्यक्ति के द्वारा हो या फिर सरकार के द्वारा हो, तो आप इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं। इसीलिए इस अधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा से इसकी तुलना की गई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।